नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नहीं रहे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी दलों के नेताओं ने जताया दुख। कल सैफई में होगा अंतिम संस्कार। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार नीचे से सुधरकर बंद। आईटी बैंकिंग शेयरों के दम पर बाजार में रिकवरी। सेंसेक्स 200 और निफ्टी 74 अंक गिरकर बंद। विदेशी कंपनियों की ओर से डिफेंस, स्पेस जैसे सेक्टर्स में टेक स्टार्टअप के अधिग्रहण पर सख्ती की तैयारी। सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। चेक बाउंस को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की तैयारी। सरकार कर सकती है कानून में बदलाव। डिफॉल्टर पर दूसरी सख्तियों का भी हो सकता है प्रावधान। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। भरूच में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पुतिन ने लिया यूक्रेन में क्रीमिया ब्रिज उड़ाने का बदला। कीव समेत कई शहरों पर किए ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक। ब्रिज को भी उड़ाया। और खबरों की शुरुआत समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से, जो नहीं रहे। 82 साल की उम्र में उनका गुरुग्राम के मेदांता में निधन हो गया। आज सुबह 8:16 पर उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांस ली। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर सैफई ले जाया जा रहा है। उनका अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव में होगा। सीएम योगी भी सैफई जाकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी समेत देश भर के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। मुलायम सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने भी शोक जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन एक बेहद दुखद समाचार है। वो जमीनी राजनीति से जुड़े एक सच्चे योद्धा थे। मैं श्री अखिलेश यादव समेत सभी शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इधर लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह के निधन पर उनके लिए एक बड़ा क्षति बताया है राजनीतिक जगत के लिए। मुलायम सिंह यादव जी का वो नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे। और हमारे तो संबंधी थे। हमारी बेटी वहाँ घर में है। ईश्वर से प्रार्थना है, मैंने अखिलेश जी से बात किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाएंगे, हम चूंकि सिंगापुर जा रहे हैं, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। और मुलायम सिंह यादव वो एक नाम, वो एक चेहरा, वो एक शख्सियत जिसने भारत की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माने जाने वाले उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम रखा तो प्रदेश की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। जिसका कायम है, उसका नाम मुलायम है। जिसने कभी न झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम है। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ। उनकी
माता का नाम मूर्ति देवी और पिता का नाम सुघर सिंह यादव था। पिता ने अपने बेटे मुलायम के लिए पहलवान बनने का सपना देखा था, लिहाजा मुलायम बचपन से अखाड़े में उतर कुश्ती के दाव पेंच सीखने लगे। लेकिन उस वक्त किसी को ये इल्म नहीं था कि यही मुलायम एक दिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की सियासत का एक दिग्गज नेता और महारथी बनेंगे। 15 साल की उम्र में मुलायम इस आंदोलन से जुड़ गए। इसी दौरान उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवाद को नजदीक से जानने समझने का मौका मिला। बस यहीं से मुलायम के राजनीतिक सफर की शुरुआत भी हुई। सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदाबाद। तो उधर हम लोहिया जी को, हमारे बच्चे जानते हैं कि लोहिया तो गाटर लोहिया जिंदाबाद, डॉक्टर को गाटर कहते थे। गांव से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मुलायम सिंह ने इटावा के केके डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया और यहीं पहली बार छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए की पढ़ाई करने लगे। इस दौरान प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के बाद डॉक्टर लोहिया ने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी बनाई और मुलायम सिंह न सिर्फ उस पार्टी के सक्रिय सदस्य बने बल्कि वो इलाके के गरीबों और किसानों की आवाज भी बन गए। यानी पढ़ाई, पहलवानी और सियासत एक साथ चलने लगी। इसी दौरान जसवंत नगर में कुश्ती के एक दंगल में विधायक नत्थु सिंह की नजर मुलायम सिंह पर पड़ी। अखाड़े में मुलायम के दांव देखकर नत्थु उनके मुरीद हो गए और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपना सियासी सियासत के अखाड़े की पहली पारी में मुलायम सिंह यादव सिर्फ 28 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे कम उम्र विधायक बने और बस यहीं से उनके नेताजी बनने की कहानी भी शुरू हो गई। 12 नवंबर 1967 को डॉक्टर लोहिया के निधन के बाद सूबे की राजनीति में सोशलिस्ट पार्टी की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। उस दौर में चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोकदल पार्टी मजबूत हो रही थी और मुलायम सिंह यादव के शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई। चौधरी चरण सिंह नेताजी को प्यार से नन्हे नेपोलियन के नाम से पुकारते थे। 70 के दशक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में देश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। मुलायम सिंह यादव ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान भी जेपी आंदोलन से जुड़े। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी और उस दौरान मुलायम सिंह यादव को 9 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद देश में आम चुनाव हुए और 1977 में केंद्र और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। मुलायम सिंह राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए। 80 के दशक में यूपी का सियासी चक्र एक बार फिर घूमा और चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय लोकदल पार्टी टूट गई। इस दौरान मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। नेशनल फ्रंट की सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने उनके इरादों को कामयाब नहीं होने दिया। 2012 के चुनाव से पहले नेताजी ने अपने बेटे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की कमान सौंपकर दिल्ली की सियासत का रुख कर लिया। मुलायम सिंह यादव भारतीय पॉलिटिक्स में ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने सियासी दलों और विचारधाराओं से परे जाकर सबको सहयोग दिया। यही वजह है कि सोनिया गांधी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से उनके अच्छे रिश्ते रहे। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है और ये सब करेंगे। तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग को इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। और अब बात मार्केट की करेंगे।
बाजार आज शुरुआती गिरावट के बाद निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ। आईटी बैंकिंग शेयरों के दम पर बाजार में रिकवरी हुई। आज के कारोबार में सेंसेक्स 200 पॉइंट गिरकर 57,991 पर और निफ्टी 74 पॉइंट गिरकर 17,241 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझने के लिए हमारे साथ हैं सुमित। सुमित, सबसे पहले तो आपसे समझेंगे सेक्टर्स का हाल आज क्या रहा, कहाँ मंदी कहाँ तेजी रही? देखिए, आज भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव ज्यादा रहा। हफ्ते का आखिरी पहला कारोबारी सत्र था, माफ कीजिएगा, तो भारतीय बाजारों में, लेकिन जो वोलेटाइल सेशन है वो जरूर बनता हुआ दिखाई पड़ा। शुरुआत तो रही गैप डाउन, रिकवरी, फिर वापस बिकवाली और फिर वापस लोअर लेवल से कुछ रिकवरी आते हुए दिखाई पड़े, तो उतार चढ़ाव का सेशन देखने को मिला। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक 3% ऊपर, टीसीएस नंबर से पहले 2% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ 1% ऊपर और विप्रो करीब 1% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा निफ्टी गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो करीब 4% नीचे रहा टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर 3% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे और एशियन पेंट करीब 2% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में परसिस्टेंट करीब 2% ऊपर, कोफोर्ज में 1% की तेजी, टाटा एलेक्सी करीब फ्लैट टू पॉजिटिव और टेक एलएनटी टेक करीब 0.5% के आसपास की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में पेज इंडस्ट्री 2% की बिकवाली, हनीवेल ऑटोमेशन, एबट और एमआरएफ जितने हैवी वेट शेयर हैं उनमें आज ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा एफ&ओ के टॉप गेनर्स में परसिस्टेंट 2% ऊपर, माइंड ट्री, मारुति और एल&टी इन्फोटेक, यानी 4 में से 3 नाम जो है वो सिर्फ आईटी स्पेस की तरफ से ही आते हुए दिखाई पड़े। इसीलिए अगर एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों में पेज, हनीवेल, एबट, नेस्ले जितने 5 डिजिट के स्टॉक हैं सब में आज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। और लास्टली आज एफआईटी का एक बढ़िया तेजी थी, तो परसिस्टेंट सिस्टम, एल&टी इन्फोटेक, टीसीएस, कोफोर्ज, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर जोरदार खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो आज आईटी इन फोकस रहा, लेकिन अदरवाइज मार्केट में प्रेशर ही देखने को मिला था। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए सुमित आपका। तो ये तो रहा मार्केट का हाल। और अब क्योंकि आईटी सेक्टर में इस वक्त भले ही दबाव दिख रहा हो, लेकिन आने वाले वक्त में ये अच्छे रिटर्न दे सकता है, ये कहना है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल का। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यूएस में हालात सुधरते ही आईटी सेक्टर दौड़ने लगेगा। आपने ये सब साइकिल्स देखी हैं, हाँ। तो कैसे आप अप्रोच करेंगे इसको? क्या एडवाइस होगी इन्वेस्टर्स के लिए? अनुज, ये ऑलवेज मार्केट में यदि 50 सेक्टर है, हाँ। ये 50 ग्रुप्स ऑफ स्टॉक्स हाँ, है, हाँ। तो उसमें से आप समझ लीजिए बहुत तेजी तो भी 30 में तेजी रहेगा, 20 तो निगेटिव रहने वाले। हाँ, हाँ। तो आपको हमेशा जैसे अब देखिए, अभी प्राइवेट बैंक्स में नाउ मे बी वी आर एट 30, 40, 50, आई डोंट नो, मे बी 30, 40, सो वो अभी वो साइकिल चालू है 6-8 महीने से। लेकिन आईटी जो है इज फ्रॉम 100 इट इज कमिंग डाउन टू 70, सो वो कहाँ पर जाएगा, वेदर इट विल गो टू 40, 50, जो भी भाव से एक पर्टिकुलर प्राइस आएगा वहाँ से फिर हमें आप कुछ भी कर लो, रिसेशन कर लो, कुछ कर लो, वो चलेगा ही चलेगा। तो नाउ क्लियरली जो जैसे देखिए दो बड़े सेक्टर हैं यहाँ पर, एक बैंक है, दूसरा है आईटी, सेकंड बिगेस्ट इज आईटी। बिल्कुल। मैं वेट्स के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को उतना अंदाज नहीं है वेट्स का। नहीं, बैंक का 35% है, आईटी का करीब 20% के। हाँ, तो आपका जो प्रॉफिट्स है वो 27-28% है, बट इट इज नॉट एज गुड। क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट एंड फ्री कैश फ्लो ऑफ बैंकिंग इज लिटरली 0। ओके, ये जो 24% प्रॉफिट है आईटी का, उसमें ऑलमोस्ट 20-22% इज फ्री कैश फ्लो। तो रियल कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो, ग्रोइंग फ्री कैश फ्लो, हाई क्वालिटी फ्री कैश फ्लो इज आईटी। लेकिन आईटी इज ऑन द डाउन टर्न बिकॉज ऑफ whatever they had a good time. So how do you position, how do you get the sectors on your side, and then within that you have to find the company which is going to be the best. और रामदेव अग्रवाल से हुई ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज शाम 7:27 पर। विदेशी कंपनियों की ओर से डिफेंस, स्पेस और जैसे सेक्टर्स में टेक स्टार्टअप के अधिग्रहण पर आने वाले दिनों में सख्ती की तैयारी है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ऐसा करने पर विचार कर रही है। इस पूरी खबर को जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, सरकार किन किन तरीकों से अधिग्रहण पर यह सख्ती की तैयारी कर रही है? दरअसल 2 तरह की जो कंपनियां हैं उनकी विदेशी कंपनियों की तरफ से अधिग्रहण पर सख्ती की तैयारी है। एक वो जो टेक स्टार्टअप हैं और संवेदनशील सेक्टर में या फिर कहें स्ट्रेटेजिक सेक्टर में काम करते हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर हो, स्पेस सेक्टर हो। तो इस सेक्टर में जो टेक स्टार्टअप हैं उसकी अगर विदेशी कंपनियां अधिग्रहण करती हैं तो उस पर सरकार की सख्त नज़र है और उसके नियमों को सख्त करने की तैयारी भी है। दूसरी वो छोटी कंपनियां जो टेक कंपनियां हैं, वो जरूरी नहीं कि संवेदनशील सेक्टर में काम कर रही
हुए हैं, लेकिन उनका भी अगर अधिग्रहण कोई विदेशी कंपनी कर रही है तो उस पर भी सरकार की पैनी नजर है। और इसके पीछे दरअसल असली वजह है राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से सरकार ये देखना चाहती है कि इन कंपनियों का जो अधिग्रहण किया जा रहा है, अधिग्रहण करने वाली कंपनी कौन सी है, इसका पैसा कहां से आ रहा है, कहीं ऐसे देश से तो नहीं आ रहा है जो थोड़े से राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से संवेदनशील है। उन सब की अभी समीक्षा की जा रही है। समीक्षा इस बात की भी की जा रही है कि इन कंपनियों के आखिर अधिग्रहण की जरूरत क्यों पड़ी, अधिग्रहण किन हालात में किया गया और किन चुनौती से ये कंपनियां जूझ रही हैं। और इसकी समीक्षा के बाद सरकार ये तय करेगी कि इनकी विदेशी कंपनियों की तरफ से होने वाले अधिग्रहण पर किस तरह की सख्ती की जाए। पूरी तरह से पाबंदी लगाए जाने की संभावना नहीं है, लेकिन सरकार इस तरीके से नियम में थोड़े से सख्त बदलाव कर सकती है ताकि संवेदनशील सेक्टर में जहां पे थोड़े से मामला संवेदनशील होता है वहां से पैसा ना आए या फिर वहां की कंपनियां यहां पे निवेश ना करें, यहां पे अधिग्रहण ना करें। यही वजह है कि करीब 3 हफ्ते पहले संबंधित मंत्रालय, जिसमें गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय और नीति आयोग के बीच बैठक भी हो चुकी है और इसकी रणनीति तैयार करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। तो कुछ इस तरीके से तैयार कर रही है सरकार के कैसे और किस तरीके से इस पर एक तरीके से सख्ती बरती जाए इन तमाम स्टार्टअप्स कंपनियों पर। और आज मेंटल हेल्थ डे है। मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता की कमी सबसे बड़ी चुनौती है और इस पर होगी बड़ी चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। पिछले कुछ दिनों से या फिर कहीं कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आ रही है। तो गिरावट होती तो जाहिर तौर पर कई निवेशक हैं, कई ट्रेडर हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है। तो आप पूछेंगे टैक्स गुरु का इससे क्या लेना देना है, तो बता दूं कि हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कुछ खास रिसर्च करके लाई हैं और इनका कहना है कि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक आप टैक्स बचा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मुझे भी नहीं पता, गौरी से पूछना। तो गौरी कैसे करेंगे इसको? जी, इसका बहुत ही एक यूनिक तरीका है जो शायद ट्रेडर्स सोचते नहीं हैं कि हम ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको किसी भी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखना है और जब ये प्रॉफिट में आएगा तभी बेचना है, तो आप इसमें कुछ ट्विकिंग कर सकते हैं। अभी जब आपको लॉस हो रहा है तो लॉस बुक कर लें। जैसे आज एक शेयर 500 रुपये का हो गया है, आपने 600 रुपये में लिया था, तो 100 रुपये का लॉस बुक करके 500 रुपये में उसको बेच के आज ही की डेट में उसको दोबारा खरीद ले तो आपका 100 रुपये का लॉस हो गया बुक। अब इस लॉस को आपका जो प्रॉफिट हुआ है किसी और शेयर में या साल में किसी और शेयर में आपका प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट से ये माइनस हो जाएगा और आपको सिर्फ बैलेंस पे टैक्स देना है। तो कई बार लॉसेस भी अच्छे होते हैं अगर आप उसको तरीके से बुक करें, समझदारी से बुक करें और उसको आप एडजस्ट कर लें प्रॉफिट के साथ। लेकिन इसमें एक सवाल मेरा ये है कि मान लिया हमने लॉस बुक कर लिया लेकिन प्रॉफिट मेरा हुआ ही नहीं इस साल, तो वो लॉस बुक किया उसका कोई फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल, तब भी फायदा है क्योंकि इस साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के सालों में भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये जो लॉस आपने इस साल बुक किया है ये अगले 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल तक? 8 साल तक। तो 8 साल तक आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े रहते हैं, मार्केट गिरेगा नहीं तो बिल्कुल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल काफी पते की बात है कि अगर शेयर बाजार के निवेशक आप हैं और तो इस गिरावट से घबराए ना, इस गिरावट में भी अपना कहते हैं ना आपदा में अवसर ढूंढने, तो इस अवसर ढूंढिए और इसमें आप लॉस बुक करिए। लॉस को जैसा गौरी ने कहा कि 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल तक कभी भी आपको मुनाफा होगा तो उस नुकसान को उस मुनाफे के एवज में उसकी भरपाई कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। तो बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन उपाय बताया गौरी ने। टैक्स एक ऐसी चीज, ना भरे तो टेंशन, भर दे तो टेंशन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन जंग थमने की जगह और ज्यादा विकराल होती जा रही है। आज पुतिन ने क्राइमिया के ब्रिज को उड़ाए जाने का बदला ले लिया। पुतिन ने आज ताबड़तोड़ कई मिसाइल यूक्रेन पर दागे। इसमें कीव समेत कई दूसरे शहरों में तबाही मची है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 75 से ज्यादा मिसाइलें दागे गए हैं। अभी आधिकारिक तौर पर पता नहीं चल पाया है कि कितने लोग इसमें मारे गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले की पुष्टि की है। इस अटैक के बाद यूक्रेन की कई इमारतों से काले धुएं के
के गुब्बारे निकलते देखे गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। कुछ दिनों से या फिर कहीं कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आ रही है। तो गिरावट होती तो जाहिर तौर पर कई निवेशक हैं, कई ट्रेडर हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है। तो आप पूछेंगे टैक्स गुरु का इससे क्या लेना देना है, तो बता दूं कि हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कुछ खास रिसर्च करके लाई हैं और इनका कहना है कि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक आप टैक्स बचा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मुझे भी नहीं पता, गौरी से पूछना। तो गौरी कैसे करेंगे इसको? जी, इसका बहुत ही एक यूनिक तरीका है जो शायद ट्रेडर्स सोचते नहीं हैं कि हम ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको किसी भी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखना है और जब ये प्रॉफिट में आएगा तभी बेचना है, तो आप इसमें कुछ ट्विकिंग कर सकते हैं। अभी जब आपको लॉस हो रहा है तो लॉस बुक कर लें। जैसे आज एक शेयर 500 रुपये का हो गया है, आपने 600 रुपये में लिया था, तो 100 रुपये का लॉस बुक करके 500 रुपये में उसको बेच के आज ही की डेट में उसको दोबारा खरीद ले तो आपका 100 रुपये का लॉस हो गया बुक। अब इस लॉस को आपका जो प्रॉफिट हुआ है किसी और शेयर में या साल में किसी और शेयर में आपका प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट से ये माइनस हो जाएगा और आपको सिर्फ बैलेंस पे टैक्स देना है। तो कई बार लॉसेस भी अच्छे होते हैं अगर आप उसको तरीके से बुक करें, समझदारी से बुक करें और उसको आप एडजस्ट कर लें प्रॉफिट के साथ। लेकिन इसमें एक सवाल मेरा ये है कि मान लिया हमने लॉस बुक कर लिया लेकिन प्रॉफिट मेरा हुआ ही नहीं इस साल, तो वो लॉस बुक किया उसका कोई फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल, तब भी फायदा है क्योंकि इस साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के सालों में भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये जो लॉस आपने इस साल बुक किया है ये अगले 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल तक? 8 साल तक। तो 8 साल तक आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े रहते हैं, मार्केट गिरेगा नहीं तो बिल्कुल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल काफी पते की बात है कि अगर शेयर बाजार के निवेशक आप हैं और तो इस गिरावट से घबराएं ना, इस गिरावट में भी अपना कहते हैं ना आपदा में अवसर ढूंढने, तो इस अवसर ढूंढिए और इसमें आप लॉस बुक करिए। लॉस को जैसा गौरी ने कहा कि 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल तक कभी भी आपको मुनाफा होगा तो उस नुकसान को उस मुनाफे के एवज में उसकी भरपाई कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। तो बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन उपाय बताया गौरी ने।